नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। अभ्यास सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू PYQ MCQs। इंडियन पॉलिटी का हम चैप्टर 16 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम दो पार्ट्स में ले गए हैं। पार्ट 1 25 PYQs और पार्ट सेकंड के अंदर रिमेनिंग PYQs हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो रेगुलेटरी एक्ट 773, पिट्स इंडिया एक्ट 784, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर है रेगुलेटरी एक्ट 773। याद रखिएगा, रेगुलेटरी एक्ट 773 में एक प्रोविजन था कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सेटअप किया जाना चाहिए। तो सेटअप किया गया 1774 के अंदर, कहाँ? कलकत्ता में। और उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए एलिजे इम्फे। एलिजे इम्फे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एलिजे इम्फे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कब सेटअप किया गया, इनॉग्रेट कब किया गया था? तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 1950 कब सेटअप किया गया था? 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। तो फेडरल कोर्ट, इंडिया के अंदर फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था, सेटअप किया गया था? वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आंसर है इसका डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फेडरल कोर्ट को क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ए सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। बिल्कुल, अभी बताया तुम्हें 28 जनवरी 1950 में। बी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। याद रखिएगा, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट क्या कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। बिल्कुल सही है। देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी चीज़ पर, किसी एक केस पर डिसाइड किया गया है, डिसीजन दिया गया है, और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। यस, लेकिन कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। फिर समझो, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। उनका पार्डन पावर है आर्टिकल 72 में। पार्डन पावर तो हमारे गवर्नर के पास भी है, आर्टिकल 161। तो वो कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ओनली किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 4, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन। याद रखिएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के द्वारा ये तय किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे। पार्लियामेंट के द्वारा ही इनके रिटायरमेंट एज को तय किया गया है। पार्लियामेंट के द्वारा ही रिमूवल प्रोसीजर को तय किया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5th, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते हैं? अभी मैंने बताया था, प्रेसिडेंट। अच्छा, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम अडॉप्ट किया है। इनको जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को अडॉप्ट किया। आपने पढ़ा होगा, 3 जजेस केस आए थे। फर्स्ट जज केस 1982, सेकंड जज केस 1993 और थर्ड जज केस 1998। तो थर्ड जज केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही फाइनल हुआ है। तो उसमें क्या है? CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। देखिए, थर्ड जज केस में ये कह दिया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, CGI से कंसल्ट, और CGI कंसल्ट किससे करेंगे?
4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, रिटायरमेंट एज कितनी है? 65। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट को हटा दूँ, यहाँ पर हाई कोर्ट लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? जब आंसर आएगा 62। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी है? 65, और हाई कोर्ट के लिए कितनी है? 62। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव? देखिए, रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। अपने मन से नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर आता है, आप लोगों को पता होगा, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जजेस को रिमूव किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट के अंदर रिमूवल रिसोल्यूशन को पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी से। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन निकालते हैं? प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall be determined by such authority and in such manner as parliament may by law provide, inserted by 15 constitution amendment। याद रखिएगा, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, पार्लियामेंट तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज क्या होगी। अगर एलिजिबिलिटी पूछे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जज को, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो बता सकते हो आप? रुको मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकना ना, मैं थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट तो उसको सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। सेकंड में से 3 कंडीशन हैं, 3 कंडीशन से कोई एक फुलफिल होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है। बी, हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 साल। सी क्या है कि कोई भी डिस्टिंग्विश्ड या इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड या इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। देखो, 2 कंडीशन है, या सिटीजन होना चाहिए, या इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करे। क्या? कि हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज हो 5 साल के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट का काम किया हो, एडवोकेट की पोस्ट को होल्ड किया हो एटलीस्ट कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट हो। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको होनी चाहिए जब भी आप एलिजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 10, द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा तय की जाती है? ये की जाती है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, पार्लियामेंट के द्वारा। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो कौन से फंड से विड्रॉल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 266 पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैंने करार है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काट दूँ और यहाँ पर हाई कोर्ट लिख दूँ, अब पढ़ना कि जो सैलरी है हाई कोर्ट की, जो सैलरी है हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कौन से फंड से विड्रॉल होती है, तो ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। अगर मैं सैलरी काट दूँ और यहाँ पर पेंशन लिख दूँ, पेंशन, अब बताना कि हाई कोर्ट के जो जजेस को पेंशन मिलती है वो कौन से फंड से मिलती है, कौन से फंड से विड्रॉल किया जाता है। फिर याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, हाई कोर्ट जजेस को, ठीक, सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और जाते हैं। सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और पेंशन कहाँ से मिलेगी उसको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, पेंशन सैलरी और कहीं से लेते हैं और पेंशन और कहीं से चार्ज होती है। तो इसका आंसर क्या है? सैलरी, पार्लियामेंट। 11th, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। देखिए, एक पल के लिए मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ,
और मैं रिटायर हो जाता हूँ, रिटायर होने के बाद मैं कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, मैं कंट्री के किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं किसी भी कोर्ट के अंदर उस ऑफिस को, जज की ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता आफ्टर रिटायरमेंट। तो क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर नॉन ऑफ द कोर्ट। किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे बुलाया जाए कि एक केस आया है और इस केस में तुम ही डील करोगे, तुम ही उस केस से डील करोगे, तो मुझे वापस से बुलाया जा सकता है आफ्टर रिटायरमेंट, मेरे रिटायर होने के बाद। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मन से करेंगे नहीं, उनको भी प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जस्टिस को बुला सकते हैं किसी भी केस के साथ डील करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए कौन सा आर्टिकल एक्टिंग चीफ जस्टिस का, वो आर्टिकल 126। अब देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस होते कौन है, ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई हैं, वो एब्सेंट है, उनका जो ऑफिस है वेकेंट है किसी भी कारणवश, या फिर टेम्परेरी कहीं गए हों, छुट्टी गए हों, या डेथ हो जाती है, या किसी भी कारणवश उनकी जो चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है वो एब्सेंट है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे जब तक कि वो चीफ जस्टिस आ नहीं जाते हैं। ठीक है, मान करो चीफ जस्टिस 5 दिन के लिए छुट्टी गए हुए हैं बीवी के साथ, ठीक है, थाईलैंड ठीक, 5 दिन के लिए गए हुए हैं। ठीक, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस चले गए, पोस्ट खाली है सीजीआई की, तो प्रेसिडेंट किसी भी जजेस को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और जैसे ही जो ओरिजिनल चीफ जस्टिस है आ जाएंगे, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस को हटा दिया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक, एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल बनता है 126। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडॉक जज, बिल्कुल आर्टिकल है 127। ध्यान रखना, एक्टिंग चीफ जस्टिस का है आर्टिकल 126, एडॉक जजेस का है आर्टिकल 127। एडिशनल जज नहीं, हमारे यहाँ पर एडिशनल जज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कितना आंसर है 13 का ए, आई इज़ ट्रू एंड द सेकंड इज़ फॉल्स, मतलब फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। अच्छा, एडॉक जज है क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वारम होना चाहिए, मतलब इतने मेंबर्स तो मिनिमम नंबर्स होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। अगर उतने मेंबर्स नहीं हैं, क्वारम नहीं है, तो क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी जज को हाई कोर्ट के किसी भी जज को एडहॉक जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि अपने वो सेशन को कंटिन्यू कर सकें। क्या किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, आंसर है यस, प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। देखो फिर से बताता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट का सेशन स्टार्ट करना है, लेकिन देखा कि उसमें तो जो सफिशिएंट नंबर हैं जजेस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सफिशिएंट नंबर हैं जजेस के वो है नहीं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, मान के चलो 5 नहीं है और 4 है, एक एब्सेंट है। ठीक, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को एडहॉक जज बना देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जब भी एडहॉक जजेस को अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट से। ठीक, तो एडहॉक जज आर्टिकल 127। क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। मैं बता चुका हूँ कि मैं रिटायर हो गया, मैं जज था, मैं रिटायर हो गया, मैं किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पहली बात तो। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रायर कंसल्ट करें, प्रायर रिकमेंडेशन लें किसकी, प्रेसिडेंट की, तो मुझे वापस से बुलाया जा सकता है। सेकंड, तो फर्स्ट वाला सही है ना। Second, a high court in India has a power to review its own judgment as a Supreme Court। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट अपने
जो जजमेंट्स है, हाई कोर्ट अपने जजमेंट्स को या ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, एज ए सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। तो बोथ आर ट्रू। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया 2018 में या ऑर्डर दिया 2018 में, फिर वो 2020 के अंदर उस जजमेंट्स को फिर से रिव्यू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जजेस को अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। मैंने क्या बताया था? प्रेसिडेंट प्लस उनका कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक, तो क्या आ गया? ठीक, अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काट दूँ, ठीक है, हाई कोर्ट लिख दूँ, फिर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा? 4 की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस से। ठीक है, और इन केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस 2 की जगह पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 4 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 2 हाई कोर्ट के जजेस के लिए। भाई ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉलेजियम सिस्टम ये हमारे 3rd जज केस में आया था 1938 में। तो बताइए, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ लोकसभा, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, नहीं, इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एड हॉक जज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, मैंने अभी क्या बताया था कि सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, होल्ड करने के लिए अगर कोई जज आया नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रेसिडेंट की मंजूरी से, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से, प्रायर ओपिनियन लेके वो किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को एड हॉक जज बना दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि वो अपने सुप्रीम कोर्ट ताकि अपने सेशन को कंटिन्यू कर सके, होल्ड कर सके। तो आंसर है इसका, देखो, डी, देयर इज़ नो क्वारम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड। ठीक, तो 16 का डी, जब क्वारम नहीं होते जब। क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जज इन, ध्यान रखना, जो एड हॉक जज होते हैं ओनली कहाँ पर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, हाई कोर्ट्स में नहीं होते। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 127। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रायर रिकमेंडेशन किसके चाहिए? प्रेसिडेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कॉम्प्रोमाइज द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड अ फ्यू सीनियर जजेस फॉर रिकमेंडिंग अपॉइंटी टू द सुप्रीम कोर्ट, द नंबर ऑफ द सच सीनियर जजेस हु आर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज, देखो मैंने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं किसके द्वारा? जज, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये हमारे किस में आया था? 3rd जज केस में, 3rd जज केस 1998 के अंदर ये सब डिसाइड हुआ था कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंसल्ट करेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। अगर मैं यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट लिखता, हाई कोर्ट के जजेस, फिर अपॉइंटमेंट, फिर CGI, फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये याद रखेगा। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हाई कोर्ट के लिए 2 है। तो बताइए कितने जजेस, कितने चाहिए? 4, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड टू हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 5 जजेस तो चाहिए, 5 जजेस तो मिनिमम चाहिए कोई भी ऐसे केस को हेयरिंग करने में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो। ऐसे केसेस में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो, वहाँ पर कम से कम 5 जजेस तो चाहिए। कितने? 5। तो 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स फॉल अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन है। ये ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 131। देखो मैं आपको इसमें एक ओरिजिनल जुडिक्शन समझाता हूँ। ओरिजिनल जुडिक्शन होता क्या है? मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, उसमें से कोई भी तीनों कंडीशंस हमारे ओरिजिनल जुडिक्शंस में पड़ती है। पहला,
कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट्स में, मतलब कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट्स। दूसरा स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, यहाँ पर कोई एक स्टेट है, यहाँ पर दूसरा स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होगा, ठीक है। तीसरा केस यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पर दूसरा स्टेट है स्टेट 1, यहाँ पर दूसरा स्टेट है स्टेट 2, ठीक है। देखो 3 केस हैं, 3 डिस्प्यूट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट्स, स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट एक हाथ पे और स्टेट और दूसरा हाथ पे दूसरा स्टेट। तो ये तीनों के तीनों डिस्प्यूट जो भी सॉल्व कौन करेगा, ये तीनों डिस्प्यूट सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें स्टेट और स्टेट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट एक जगह पे और दूसरा स्टेट दूसरी जगह पे हो, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ही उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा और नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ध्यान रखेंगे। ओनली स्टेट्स की बात करता है, यूटीज़ की बात नहीं करता, ओके। तो ये किस में आएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन 20 का सी। 21 Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? A dispute between the government of India and one or more states, बिल्कुल अभी बताया था मैंने। Second, a dispute regarding the elections of the either house of the parliament or that of the legislature of the states, नहीं। डिस्प्यूट्स को अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट्स होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है, लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते। थर्ड, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं, ओनली किसके साथ, स्टेट्स के साथ, ध्यान रखिएगा। अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 and more स्टेट्स, बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर है इसका 1 and 4, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनुमिसेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनुशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कौन से केस में, केस 1 भारतीय केस 1973 में। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया था, 1973 में। 23rd, which article of the Constitution of the India deal with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases? देख appellate jurisdictions की बात कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल में, 132, और किसके साथ पढ़ा जाता है, प्लस 134 के ए के साथ, ठीक है। तो क्या आंसर 23 का सी, आर्टिकल 132 डेट विद द आर्टिकल 134 ए, appellate jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 24, all the cases regarding interpretation of the constitution can be brought to the supreme court under, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए कितने जजेस चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए तो कितने जजेस होने चाहिए उस केस के लिए डील करने के लिए, तो ध्यान रखना 5 करवा चूँगा आपको। वो किसके अंदर आएगा, जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लेट जुरिडिक्शन, एडवाइस जुरिडिक्शन, वो आएगा एप्लेट जुरिडिक्शन में। आर्टिकल कितना है, 132। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का आर्टिकल कितना है, 131। एडवाइस जुरिडिक्शन का आर्टिकल कितना है, 143, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए सारे केसेस किसके, कौन से जुरिडिक्शन के अंदर होंगे, कौन से जुरिडिक्शन के अंदर होंगे, ध्यान रखना एप्लेट जुरिडिक्शन के। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट which one of them is correct, okay। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नहीं ओरिजिनल तो है ना, उनके बाद ओरिजिनल भी है, अपीलेट भी है, एडवाइजरी भी है। देखो जरा ओनली ओरिजिनल नहीं, ओनली इसमें भी ओनली है, क्योंकि एडवाइजरी, अपीलेट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है। तो जरा 25 का डी आंसर सही है, इट हैज़ ओरिजिनल, अपीलेट एज वेल एज एडवाइस जुरिडिक्शन। ओरिजिनल आर्टिकल कितना है, 131, अपीलेट का आर्टिकल कितना है, 132, और एडवाइस जुरिडिक्शन का कितना आर्टिकल है, 143। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन 25। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे, उसमें भी रिमेनिंग PYQs करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट रिमेनिंग PYQs।